देखो कुछ लोग पहले ये है घेरो कुछ वाले सर्वप्रथम हम आज का बलिदान दिवस मना रहे हैं। पूर्व सांसद दक्षिण क्षेत्रीय बहन फूलन देवी जी को मैं नमन करते हुए हमारे सृष्टि रचयिता जिनके द्वारा हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है, इस मानव की उत्पत्ति हुई है, भगवानों के भगवान सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए राम सभा महाराजा गोविंद भगवान के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस पृथ्वी के गुरु और हमारे कुल गुरु कालू बाबा धीवर जो नारद मुनि के गुरु थे, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए हमारे मामा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम या जब भी कोई चीज होती तो आप आ जाते हैं, और जो लोग यहाँ तक आते हैं हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज हमारी बहन फूलन देवी जी के का 20वां बलिदान दिवस है। मैं आपको फूलन देवी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जब फूलन देवी जी गरीब परिवार में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब 13 साल की उनकी आयु थी तो उनकी शादी कर दी गई। क्योंकि उनकी साथ शादी की गई थी, उनकी उम्र बहुत अधिक थी और उन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया और अत्याचार का भंडार उसके बाद फिर होता रहा। लेकिन कुछ आदत आई जिनको राक्षस कह सकते हैं, उन राक्षसों ने उस फूलन के साथ वो दुर्गति की कि फूलन देवी जी को बाध्य कर दिया हथियार उठाने पर। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने अत्याचार सहने के बाद भी हमारी बहन माता ने हमारी आत्महत्या नहीं करी, उन राक्षसों को नरसंहार करने के लिए हथियार उठाया और उन्होंने नरसंहार भी किया। लेकिन पूरे भारतवर्ष में, छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी तीसरी महिला ऐसी है कि जिन्होंने अत्याचारों को खत्म करने के लिए हथियार उठाया। आज लड़ी हम जब वो क्वारंटीन में थी तो हम उनसे मिलने के लिए क्वारंटीन जाया करते थे। दिल्ली की जो टीम थी उनकी पैरवी करती थी, हम दिल्ली से 2-2 रुपये, 1 रुपया, 5-5 रुपये इकट्ठा करके लेके जाया करते थे ग्वालियर, जिसमें हमारे नाम से एडवोकेट जी थे, हरफुल सिंह जी थे, हरकेश पहलवान जी थे, नंदकिशोर कश्यप जी थे, आचार्य किशोरलाल जी थे, चुनीलाल जी थे। हम सभी इकट्ठे होकर के हम ग्वालियर जाया करते थे, उनकी पर्ची बताया करते थे, क्योंकि जेल के अंदर भी उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, क्योंकि उन्होंने हथियार गिरे नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, नरसंहार के बाद पूरी मिलिट्री लगा दी गई चंबल के अंदर, लेकिन फूलन देवी 2 साल तक किसी के हाथ नहीं है। तब जाकर के समझौता पत्र भेजा गया था कि फूलन देवी जी अगर आप हथियार गिर दोगे तो हम आपको पूरी सुविधा देंगे।
30 की जमीन देंगे, ट्रैक्टर देंगे, राइफल देंगे और पैसा देंगे और सारे मुकदमे वापसी कर लेंगे। उस टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, वे उस टाइम में डिक्टेटर बने थे। फलक देवी जी ने हथियार गिरा और चंबल के सभी गांवों को ले जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अपना हाथ समर्पण किया। लेकिन जो लोग ऊंची जाति के थे साथ होंगे, उनको तो तुरंत छोड़ दिया गया, उनको अधिकार दे दिया गया, उनको जमीन दे दी गई, उनको ट्रैक्टर दे दिया गया, उनको 5-5 लाख रुपए दे दी। लेकिन बहन फूलन देवी किसी ऊंची जाति की नहीं थी, उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक आदमी नहीं था, तो बहन फूलन देवी क्या है 7 तक जेल में रहना पड़ा। और जेल के अंदर जो दुर्गति की जा रही थी, जब हम जेल में जाते थे, मैं उस टाइम में बहुत युवा अवस्था में था, छोटा था, उतना मुझे ज्ञान भी नहीं था। लेकिन फूलन देवी से आती थी मिलने के लिए, तो फूलन देवी की आंख में खून लाल आंख होती थी और वो कहती थी कि मेरा समाज को पता लगने के बाद भी जो मैं समाज के लिए जी और समाज के लिए बोलूंगी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मैंने उससे कहा था, बहन आज मैं तुम्हारी बात सुनने जा रहा हूं, और हमने कहा कि हम अनिश्चित जी के लिए आपने छेड़े। तो हमने उसके बाद काशीराम जी से संपर्क किया। हम काशीराम जी के बहुत आभारी हैं कि जैसे तुमने हमारी बात सुनी तो काशीराम जी ने पहले शुरू कर दी थी। उसके बाद वो बड़े के लिए बीमार हो गई। बीमार होने के बाद किरण बेदी जी की 8 जेल की जेल थी। किरण बेदी जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनसे भी जाकर के मिले। तो किरण बेदी ने कहा कि मेरी जेल में ट्रांसफर करा दो, तो मैं उनको इस जेल के अंदर परेशान नहीं हूँ। तब उन्हें ट्रांसफर कराया गया कोर्ट के द्वारा, और दिल्ली में आकर उनका इलाज हुआ, क्योंकि उनके पेट में कैंसर हो चुका था। क्योंकि जो राक्षस रूपी लोग थे, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया था, क्योंकि शरीर का कोई अंग नहीं था कि जिस अंग पर उनके निशान है जो ना था। हमने तो उनका शरीर देखा है, वो शर्माती नहीं थी, अपना अंग दिखाने में शर्माती नहीं, हमने उनके अंग देखा। आपने जो फोटो देखा है, ये सर्जरी होने के बाद का फोटो है। सर्जरी होने से पहले का फोटो देखते तो चेहरा भी ऐसा नहीं था, सारा चेहरा कटा पिटा था, जो लोगों ने मुंह के द्वारा काटा गया, बहुत दुर्गति की। उसके बाद काशीराम जी ने जेल के अंदर रहते हुए नई लोकसभा सीट से बाहर से समर्थन देकर के उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया। चुनाव जीता, नाव बहुत कम लोगों को पता है, नाव का चुनाव जीता और लाल कृष्ण अडवाणी के खिलाफ खड़ा कराया गया। फूलन देवी भले आदमी हो, लेकिन नई दिल्ली लोकसभा सीट में जेल के अंदर से लड़ने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनके दांत खट्टे कर दिए गए, बड़ी मुश्किल जीत पाए। उसके बाद काशीराम जी ने और हमने सबने मिलकर के जो हमारे कानपुर के मनोहर कश्यप जी थे, वो उस टाइम मुलायम सिंह सरकार में पशुधन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री थे कैबिनेट के। हमने उनसे बात की, एक मीटिंग में पश्चिमी में आए थे, तो ढोलर एक मीटिंग चली, सभा चल रही थी, तो जब मैंने बोलने का समय आया तो मैंने यही बात रखी थी मनोहर जी, आपके ही परिवार की प्रिया है, आप कानपुर के हो और वो कानपुर के नजदीक की आपकी बेटी है, कि अगर आप लोगों ने उसे अब न्याय नहीं दिलाया तो शायद कोई न्याय दिलाने के लिए कोई आ सके। उसके बाद मनोहर ने कहा कि बेटा हम सब मिलकर के फूलन देवी को रिहा कराएंगे और फिर एक प्रोग्राम रखा
है पार्क टाइम में, उसमें प्रचार किया गया। उसमें हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, आपके पंजाब के, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, सभी जगह से लोगों के रेल अप्रोच किया और वहां हमने निमंत्रण दिया मुलायम सिंह यादव जी को। मुलायम सिंह यादव उसने मुख्यमंत्री थे। 2 मंच लगाए गए थे, एक छोटा मंच, एक बड़ा मंच। वहां हमने फूलन देवी जी की माता जी को बुलाया और बुला करके जब लगभग 5 लाख की भीड़ जब मुलायम सिंह ने देखी तो मुलायम सिंह की भीड़ को देख करके एकदम भोजन में रही कि जिसके नाम से 5 लाख की भीड़ बिना प्रसार के, बिना बसों के द्वारा, खर्चे के द्वारा जो लोग इतने पहुंच सकते हैं नवलोक तक, तो इसका मतलब इनके नाम को भराया जाए। और हमने मांग रख दी तुरंत ही कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फूलन देवी की रिहाई चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने किसी को बोलने नहीं दिया, सीधा माइक पकड़ा और सारे मुकदमे वापस ले लिए और मुकदमे वापस होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहा होने के बाद जेल से निकली तो मॉडल टाउन हरफुल कश्यप को चाचा कहती थी, साथ जाते थे सभी लोग, हमें भाई कहती थी, मैं चाचा कहती थी। उन्होंने सोचा कि दिल्ली में कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सुरक्षित रह सकती हूँ। उसके पास मकान नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था, सिक्योरिटी का मसला था, एक समुदाय पीछे पड़ा हुआ था, कब कहाँ गोली लग जाए। तो मॉडल टाउन के अंदर हरफुल जी के हमको रखा गया। वहाँ 24 घंटे 2-3 किलोमीटर में भी वहाँ भीड़ लगी रहती दर्शन करने वालों। कम 5-6 पीएससी की बटालियन उनके वहां लगा दी गई थी उनकी सिक्योरिटी में। उसके बाद वहां भी पर अत्याचार हुआ, उनको नहीं बताओ, अपनी घर का मामला। वहां से निकलने के बाद दीवार पर उनको रखा गया, गवर्नमेंट ने किराए का मकान दिलाया गया, उसमें रखा गया, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं थी। उसके बाद उनको CR पार्क में उनके किराए का एक कोठी दी गई, उसमें रखा गया और फिर इंग्लैंड से पूरे विश्व से लोग आने लगे दर्शन करने के लिए। तो अमेरिका के उन्होंने उसकी कहानी लिखी, एक बुक लिखने के लिए जब उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि बहन तेरा टोटल खर्चा हम देंगे, आपको सिर्फ इतना करना है अपनी जीवन की हम बतानी। उन्होंने वो कोठी जो आज चिल्ड्रन पार्क में है वो उन्होंने खरीद करके फूलन देवी को दे दी, 2 मंजिल की पूरी कोठी, क्योंकि वहाँ VIP इलाका था, सबसे चीटी पार्क में पीएससी की बटालियन ले दी गई और सारा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फूलन देवी के साथ हम जहाँ भी हम जाते थे सभा करते थे। पहली जनसभा जब हमने पहली बार की तो कांति नगर में हमने की थी। वो विशाल जनसभा थी कि कांति नगर के कोई गली ऐसी जिस गली में जगह हो, पहली सभा मैंने की थी। लेकिन फूलन देवी की एक आवाज थी कि मेरे समाज में कोई भी व्यक्ति अगर अत्याचार करेगा तो मैं आज भी हथियार उठाना, गोली चलाना भूले नहीं। उसकी एक बात है। और कहीं भी अगर उसने सुन लिया कि मेरी बहन बेटे में किसी भाई पे अत्याचार किसी जिले में हुआ है, वो पहले तो फोन करती थी और जो वहां का अधिकारी होता था उसकी हवा खराब करती थी, उसके बाद गाड़ी उठाती थी और सीधा वहीं पहुंचती थी। अत्याचार के खिलाफ हमें रहती थी। उसका एक ही सपना था कि इस भारत के अंदर मुझे अपना समाज, जो वैश्य समाज, पल्ला समाज, केवट समाज, निसार समाज के नाम से जाना जाता है, मैं अपने समाज को उस ऊंचाई तक लेकर जाऊं कि मेरे समाज में कोई अत्याचार ना कर सके, दोबारा ऐसी कोशिश ना कर सके। उसके बाद कैप्टन जनरल प्रसाद जी के यहाँ एक बड़ी बैठक मीटिंग बुलाई गई
जिसमें कैप्टन निसार जी को और फुलंदेवी जी को एक किया गया, क्योंकि कैप्टन साहब विजयपुर से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, और वहां पर निर्णय लिया गया कि ऐसी क्यों एक सेना बनाई जाए कि अगर कहीं भी हमारे समाज पर अत्याचार हो तो वो सेना काम करेगी और पीछे से फुलंदेवी और कैप्टन साहब काम करेंगे। वहां एकलव्य सेना का गठन किया गया। उस गठन में सौभाग्य से मैं भी मौजूद था, उस संस्थापक कमेटी में भी था। एकलव्य सेना चली, लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे दलाल विभीषण जयचंद हैं कि समाज का भला अगर कहीं होता है तो जयचंद खड़े हो जाते। एकलव्य सेना के 2 फाड़ होते हैं। जब 2 फाड़ हो गए तो हम फिर भी चलते रहे। उसके बाद नारचंद लाल जी के यहाँ दुकान का उद्घाटन था, चांद चौक में एक दुकान का। फुलंदेवी जी उसका उद्घाटन करने पहुंची, शाम का टाइम था, रात का टाइम था। पीएससी की 2 गाड़ियां उनको उसमें लगी हुई थी सिक्योरिटी में। फुलंदेवी जी कहने लगी कि भैया मेरी सुरक्षा सिग्नल नहीं हो, मेरी शादी ना हो, और ऐसे व्यक्ति दो जो मेरी रक्षा कर सके। तब हमने हट्टा कट्टा ठाड़ा, जो प्रॉपर्टी काम करता पैसे वाला था, उमेश सिंह जी के साथ हमने कहा तो राजी हो गई। हमने सोचा कि शादी कैसे हो, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी छोड़ेगी नहीं किसी के हाथ। हमने जैसे अंदर कमरे में गई, हमने उनकी साड़ी बदलवा दी, और साड़ी बदलवा कर कहा पल्ला करो, और पल्ला करवा करके हम पीएस को बैठाए, उसमें बिठा करके हम IT और 50 माहौल रोड जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना हुआ है, वहाँ 50 माहौल का रोड पे बंगला था, वहां पर हम गए। पूर्णिमा कश्यप जी जो अध्यापिका थी, उनके यहाँ पर लाए, 8-10 लोग थे, और ला करके हमने उस टाइम रात को लगभग 11 बजे हमने मांग भरवा कर उनकी शादी कर दी। रात के करीब 1 बजना था। हम प्रेस विज्ञप्ति बनाई लेटर पैड पे, और हमने रात को दी। तो जैसी एक प्रेस वाले को दी तो अखबार का फ्रंट पेज तुरंत रोक दिया गया, और वो उनके लिए बड़ी खबर थी। उन्होंने तुरंत वो खबर लगा दी, फुलंदेवी ने शादी कर ली, और हम चोरी से सीधा हमने जितने बार फुलंदेवी पहुंचा दिया। वहां पूरे वर्ल्ड का मीडिया पहुंचा कि फुलंदेवी शादी होगी, फुलंदेवी शादी होगी, फुलंदेवी शादी होगी। और फुलंदेवी इतनी घबरा गई कि यार ये मैंने कहीं गलत तो नहीं कर लिया। गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता थी, मुकदमा चल रहा था, लेकिन हमने क्या काम करा, उससे पहले हमने उनकी कोर्ट मैरिज करा दी थी, और उनमें से की पत्नी का तलाक दिखा दिया गया था लिखित में। लेकिन शादी करने के बाद भी फुलंदेवी की जो सपने थे वो सपने साकार नहीं हो रहे थे, विवाद होना शुरू हो गए, क्योंकि वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए शादी की थी। शादी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं की, इस समाज को जगाने के लिए की थी, इस समाज को शक्ति देने के लिए की थी। मुलायम सिंह यादव जी ने उसको टिकट दिया, और मिर्जापुर से भारी मतों से जीत करके आए। मिर्जापुर के चुनाव में हम जब गए तो जिस गांव में हम चाहते थे, जिस समुदाय ने उनके साथ अत्याचार किया था, जब भी हम किसी गांव में घुसते थे तो हवाई फायरिंग करते थे कि भाग जाएंगे। लेकिन हमारा भी जो जत्था था बड़ा क्रांतिकारी था, उठते नहीं थे। कितनी बार तो गोलियां उन्होंने सामने करके चलाई, बचते भी रहे, लेकिन गांव में प्रचार भी करते थे। और हमारे समाज ने दिल और जान से वोट दे करके फुलंदेवी को लोकसभा तक पहुंचाया, और एक बार नहीं 2 बार पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना कि समाज में विभेद पैदा हो, घर का विधि लंबा है। एक महिला लुटी की फुलंदेवी की बहन बन करके वहां आती जाती थी। हम भी कहते हैं हमारे समाज की है, कोई बात नहीं, लेकिन शेर सिंह राणा उस हाथ में लेकर आने लगे, और शेर सिंह राणा का नाम शेर सिंह राणा नाम पता करके शेर सिंह का शक कर दिया गया। 1 साल तक वो लगा रहा, जाए आ जाए, जाए आ जाए, कभी कुछ ला रहा, कभी कुछ ला रहा। फुलंदेवी की दयावान
लेकिन जिनको उनकी स्वच्छता का बाहर दिया गया है, जो उनके पीए बनाए गए, वो धोनी गोटे का दुकान है, विश्व की जूस की दुकान है, रामचंद्र कश्यप, उसको हमने पीए बना दिया। मैं चलिए ये हारेगा, छोड़ चालाक केस है तो साले किसी को आने जाने नहीं देंगे। मैं वो कहता था मगर भाई जो भी कोई आगे बैठा सब पूछेगा, और जब वो कश्यप बताए तो वो पूछेगा, ऐसा और चल रहा जिससे उसको सही पता लगता है। लेकिन वे लोग क्या थे, मत भी शाम को दारू पिएगी, वहां से कुछ हाथ लग जाना तो दारू पिएगी। और वही हुआ कि एक साल में जो उसने जो पूरी गणना करी, एक दिन से ये मौका मिल गया। फिल्म के मुझे एक नई गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ गया। उसने उनमें से को कहा कि आपसे शोरूम पे जाओ, ये दिखा लाओ। मैं ये शेर सिंह भाई छोड़ देगा पार्लियामेंट में चल बताओ जवानी 10 रोड से वो अपनी कार में लेकर के पार्लियामेंट तक छोड़ आया। उसने कहा भैया एक काम करियो, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो अजीब भर पूछेंगे लंच में। लेकिन उसे पता था घर पे लगा हुआ था, घर में कोई नहीं है। जो कुत्ता था उनका लगभग 5 फुट ऊंचा था कुत्ता, उसको उन्होंने क्या काम करा, घुमा दिया जंजीर में। देखो चला था ये कुत्ता छोड़ता नहीं, फलंदेवी का तो वो समझने की तरह सेनापति था, उसको तय कर जंजीर में और बाहर हटा हो। जब नहीं कोई पहुंचा तब जाकर के वो बाहर पार्लियामेंट खरीदी। तो उस टाइम गाड़ी आती है, जो महाराष्ट्र के सांसद थे दलित नेता, उनका नाम मैं अभी ध्यान नहीं, क्या नाम उनका, दलित नेता है वो भाई, और पासवान जी उन्हें बहन बोलते थे, राखी बांधती थी। क्या बहन कैसे खड़ी है कि भैया गाड़ी नहीं आई इसलिए खड़ी। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी मैं भी इसी रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें घर के सामने उतार दूंगा। वो गाड़ी में बैठ गई और जैसे उसके घर के सामने उसको उतारा, वो तो गाड़ी चली गई। सिक्योरिटी साथ में नहीं थी। शेर सिंह घात लगाए बैठा था। जैसे ही वो गेट तक पहुंच भी नहीं पाई, तभी उधर तुरंत उन्हें सोचा भाई आ गया, उन्हें उसकी छत को खड़ी हो गई। लेकिन उसने बहन क्या था, उसे बदला लेना था, और उसने सीधा गोली मारी और बहन जो है एक लग तो शादी की और वही तरफ करके उसने जान दे दिया। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज बहन फलंदेवी के नाम पे बहुत लोग आ चुके जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें ये भी पता नहीं है कि वह जन्म उस टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन वह आज कहते हैं कि हम बहन के हम करेंगे, कोई मूर्ति बनाने लगा, कोशिश करता है, कुछ कोशिश करता है। आज उनके नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राजनीति करने से पहले अगर फलंदेवी का दिल से अगर प्यार करते हो, दिल से मानते हो, तो बहन फलंदेवी सिद्धांतों पर जाकर काम करो। पहले गांव स्तर तक काम करो, अपने भाई बहनों को सुरक्षित करो, उन्हें शिक्षित बनाओ, उन्हें इन्हें ताकतवर बनाओ कि हमारा समाज कभी भी उस अत्याचार का दोबारा भागीदारी ना हो सके। क्योंकि फलंदेवी के जाने के बाद आज फिर कुछ राक्षस लोग हमारे समाज की बहन बेटियों का अत्याचार कर रहे हैं। जगह जगह से आवाज आती है कि हमारी बहन की इज्जत लूट ली गई, हमारी बहन को छेड़ दिया गया, हमारी माता को बर्बाद कर दिया गया। और कब हमारी बहनें अगर जिला पंचायत अगर कुछ बनती है तो दूसरी पार्टी के लोग उनकी साड़ी फैक्शन को इसमें आपने देखा हो। पूर्वांचल में भी पिछड़ा पार्टी पे देखा था, वो हमारे निषाद मल्ला समाज की थी, जिसके साथ अत्याचार किया गया। अरे हमारे अंदर दर्द है, लेकिन हम जितना भी हम पे हो पा रहे हैं हम उनके पश्चिम में बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मामा ने डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी फलंदेवी के नाम का झूठा प्रचार नहीं करते, उनके नाम का फायदा नहीं उठाते, लेकिन फलंदेवी की पूजा कराना चाहते। क्या आप लोग चाहते हो कि हमारी बहन का हर घर में पूजा हो? आप जिस शेरा वाली माता को पूछते हो उसके पीछे सिर्फ एक राक्षस पड़ा था,
जिसको भैरव बाबा बोलते हैं। और हमारी बहन के पीछे तो हजारों राक्षस पड़े थे। उन हजारों राक्षस से संघर्ष करते हुए अपना मुकाम पाया और लेकिन एक शेरा ने सिर्फ एक मारा, साल में 2 बार लौटने के लौट लेकर दिया। घर घर में पूजा होगी और जिन्होंने हजारों आतंकवादियों को मारो, हजारों राक्षसों को मारो, तो क्या हम उस माता का पूजा नहीं कर सकते? ये हमारी वो माँ है कि जिस माँ ने आवाज उठाई और अपना बलिदान भी जीते जीते दिया, लेकिन झुकी नहीं, रुकी नहीं कभी। पार्लियामेंट में अगर बात कहनी होती तो कहती थी समाज के लिए। अमर सिंह ने कुछ ऐसी बात कही थी जो वर्ल्ड का पूंजीपति अमर सिंह का हिंदुस्तान का पूंजीपति था। एक छाटा काल पैसा वाला बहुत ऊंचा कपड़ा था। वही कारण था कि उस दिन से उसके पीछे कर दिया गया कि इसको कैसे खत्म किया गया। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं कि समाज इतनी संख्या में भारत में रहता है, 21.5% की आबादी में रहता है, 578 नामों से जाना जाता है। अगर एक बार खड़ा हो जाए, 5% भी खड़ा हो जाए, तो हिंदुस्तान में तहलका मच जाए। अरे जो लोग 5% है देश पर राज कर रहे हैं, और जो 18-21% है वो इस देश के लोग गुलामी कर रहे हैं, जो आप लोग बैठे हुए। हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना चाहते। 2-2 रुपए 5-5 रुपए कभी ये नहीं है आपस में इकट्ठे करो, और जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसको दो, उसे कहो चल, उसे मत, उसे घर ना बैठने दो। कब तक दौड़ेगा? मुझे 40 साल हो गए दौड़ते। मुझे लोग कहते हैं कि पूरन सिंह तेरे से बड़ा पागल दुनिया में नहीं है। क्यों? कि मैं पैसे लेकर पढ़ा चुका हूं। कभी चंदा लेने की कोशिश नहीं करता, कभी सहायता मांगने की कोशिश नहीं करता। कई दिन हम लोग भूखे रहे, और वो तक की स्थिति थी कि घर में आटा जब वापसी आता था महीने 2 महीने में, तो घर में आटा भी नहीं होता था। लेकिन रुका तो नहीं, थका तो नहीं। जीना है समाज के लिए, तो मरना भी है समाज के लिए, ये ठान रखा है। और जब तक मेरे सांस में सांस है और महामना जी का सांस है और हमारा आमदन, हमारे हाथ में झंडा और सिर पे टोपी जब तक है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। महामना जी का सपना पूरा भी करेंगे, का पूरा भी करेंगे, कैप्टन साहब का पूरा करेंगे। जितने भी हमारे समाज के क्रांतिकारी हुए उनका सपना पूरा करेंगे, और इस देश के अंदर अपने जैसे लाखों क्रांतिकारी पैदा करेंगे। कल मुझे फोन आया डॉक्टर साहब को, मैंने आशीर्वाद का मैंने फोन डॉक्टर साहब का हमने किया, तो डॉक्टर साहब का लगा गुरु चरण मुन्ना आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा पूरन सिंह आशीर्वाद तो मैं तुम्हारी तुझे मंत्री बनाकर के दे रहा हूं। लेकिन मैंने कहा गुरु जी ना मैं मंत्री बन रहा हूं, मंत्री बनने के बाद तो मेरा आगे हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और इस समाज को अधिकार चाहिए, तो मैं समझूंगा मुझे मंत्री पद मिल गया। क्योंकि लाभ में नहीं आना, हमें काम करना। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, इतने लोग बैठे हो, भाई दिन से काम करो, पूरन सिंह के लिए काम करो, अपने लिए काम करो। वासु भाई ने पूजा करने मीटिंग करी, तो कुछ वहां पर बैठे हुए थे पुराने लोग ने कहते थे 2 दिन का लौटा नहीं करेगा। अरे 2 दिन लौटा ने तो सांस तो लिया, तो सांस भी नहीं करते। 300 परिवार रहते हो, कैसे रहते हो कोई जानते हैं? हमें आज लोग क्षेत्र में हमें अपने समाज का नाम करने के लिए हमें कितने प्रयास करने पड़े, झंडे पोस्टर पहना दुनिया भर के हमें लगाए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सिंगरौली क्षेत्र में किस समाज का नाम है या नहीं।
आज कोई तुम्हें झीमा नहीं देकर पुकार रहा हो। आज तुम्हारी तरफ को दूसरा आदमी आंख उठाकर देखता हुआ उसमें उसकी आंख में नमी आ चुकी कि कोई जान चुके हैं कि इनका सब भी कमजोर नहीं है, इनका समाज भी कमजोर नहीं है, इनके नेता भी कमजोर नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे बीच में हमारे ये जिला अध्यक्ष है निषाद पार्टी, मैं चाहता हूँ कि मैं कांजवाद में रहूँ या ना रहूँ, ये हमारे विधानसभा तक चला आप इन नादान अज्ञानी समझकर, नादान समझो अज्ञानी समझो, और आप लोग इनका दिल खोल के साथ दो। इन्हें बैठने मत दो घर के अंदर, इनसे कहो 100 रुपए 200 रुपए बैठना हम देंगे, लेकिन बैठना नहीं है, क्योंकि धोनी से भी इतिहास बना कर नकलौतर भेजना है, ये मेरा वादा है। समय आने दो, मैं कभी घोषणा नहीं करता। आज धोनी में कोई भी सभासद नहीं है ना, लेकिन एक समय दिखा दूंगा कि धोनी में कितने होंगे, कितने होंगे। और हमारे निर्वाचन घोषित हमारा आमने किसका सोच में निषाद नाम है, निषाद पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। हमारा एक विधायक है विजय मिश्रा निषाद पार्टी का, और एक सांसद है परवीन निषाद जो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज घर घर में निषाद पार्टी का डंका बज रहा है, घर घर के अंदर। अभी भी पूरे प्रदेश में लगभग 1000 सभाएं चल रही है बैंक करने के लिए, और जो लोग सभाएं कर रहे हैं उनके 7 दिवस 15 दिवस में पुष्पांजलि कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो लाभदायक है उनके लिए भी, जो समाज में जागृति आ चुकी है। हमारे जो महर्षि कश्यप है, ये सृष्टि रचयिता, जो हमारा शरीर आज है, जो पशु पक्षी और मानव दानव जो भी कुछ है वो उनके द्वारा उत्पत्ति किया गया है। हमारे भगवान है या नहीं है, ये आपको मानना पड़े, असली भगवान है। निषाद राज जी जो भगवान राम के साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, धनुर्विद्या सारी विद्या साथ सीखी, और जब राम पे विकट आया तो भगवान राम भी शरण लेने के लिए निषाद राज जी के पास पहुंचे। तो क्या हमारे निषाद राज जी के नाम से कमजोर थे? अरे ताकतवर व्यक्ति के पास जाता नहीं जाता व्यक्ति सहायता मांगने के लिए, या कमजोर के पास जाता है। अगर भगवान राम भी पहुंचे तो भगवान हमारे निषाद राज नहीं है क्या? अगर राम भगवान है तो निषाद राज भी भगवान है। और राम की बहन, राम की श्रृंगी ऋषि के घर में आई थी, जिनके निषाद राज जी थे, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा 4 पुत्र भगवान राम शत्रुघ्न के सारे पैदा हुए हमन के द्वारा। और रामायण में आप देखोगे जगह जगह बोला जाता है कि वनवासी आए, तो भगवान पर वनवासी आए, लक्ष्मण राम वनवासी आए, तो वनवासी थे, हम भी वनवासी थे। हमारी निषाद राज की सेना उनके साथ में गई और लंका में जाकर चढ़ाई कर दी, और नल में जो निषाद थे उन्होंने समुद्र में सेतु बनाया। तो कम दिमागदार कम बुद्धिमान थे क्या कि समुद्र में सेतु बनाया, निषाद ने बनाया, और लंका में रावण का वध करने के बाद सीता को सुरक्षित राम को दिया। लेकिन हमें क्या मिला, हमारे समाज क्या मिला कि ये पूछ लगाने पीछे कि ये तो बंदर थे, बंदर वही वनवासियों को वानर सेना बना दी। कारण कि ये लोग पूछने न लगे, ये लोग धरती पे इन्हें लोग पूछेंगे। ऐसे लोगों ने इस समाज का कहीं भी अगर कुछ था तो उनका इतिहास दबाया डुबाया गया। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा
कि आप लोग अगर दिल से वास्तव में कश्यप ऋषि जी, साधना जी, फुलंदेवी माँ और कालू बाबा धीवर, जो पहला पंथ पृथ्वी बना था, धीवर पंथ बना था, जिसके पृथ्वी के पहले गुरु थे कालू बाबा धीवर, जिन्होंने भगवान भी इनके शिष्य बने, इनके चेले बने। नारद मुनि इनका शिष्य बना। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम कथा में क्या होता है कि मछुआरा था। घरों में पूछते जरूर है, जब शादी होगी तो बूढ़ा बाबा जी पूजा करेंगे। ब्राह्मण और ठाकुर इस भारत में जो भी स्थिति जाती है, जब शादी होती है तो बूढ़ा बाबू की पूजा तो कर लेते हैं उस दिन, लेकिन उसके बाद जीवन में दोबारा पूजा नहीं करते, इसलिए उनके परिवार ठीक नहीं चलते। अगर हम जीवन शुरू करने के लिए अगर पूजा करते हैं तो जीवन भर पूजा करनी चाहिए। कभी तुम्हारे जीवन में घर में कभी कोई कलह नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। ये तो आपके रोग दोषों को हरने वाले हैं। और जिन लोगों जिनकी पूजा आपसे कराई जाती है, किसी का माता पिता नहीं बताया जाता, लेकिन इनके माता पिता आपके सामने इतिहास में है। विष्णु के अवतार है, तीसरा अवतार इतिहास में है। फुलंदेवी के पिता है, माता आज भी है। निषाद राज्य का वंश आज भी रहता है। पिता का नाम है, बाप का नाम है। बाबा महर्षि कश्यप थे, ये महर्षि कश्यप के पोते थे, वंश है। इनके पोते हिरण्य थे, जरासंध थे, हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप का पिता का नाम है, दक्ष प्रजापति का भाई है, ब्रह्मा के पोते। इतिहास में है ना। और जिनके इतिहास में माता पिता का नाम है, उनकी पूजा हमसे कराई जाती है। और हमसे कहा जाता है कि अपने घर में ये कराइए, हवन कराइए, फलाना कराइए, तुम्हारे घर में ये सब कटा गया, तुम्हारे घर सब कटा गया, और घर में सब कुछ फल लाओ, फूल लाओ, मिठाई लाओ, सबको बातें रचा देगा। और बाद में 2151 सही लगेगी, 501 रुपए का दक्षिण लेगा, खाना बच्चों को खुद भी खाएगा, बच्चों को लेकर जाएगा, आपके लिए टूर इकट्ठे करेगा, अपना घर बनाएगा, अपनी कोठी बनाएगा, तुम्हारा उद्धार कर दिया पसीना दिला करके, विचार का पसीने अंतर कर दिया पूरे परिवार को। अगर ऐसी शुद्धि, अगर ऐसी वृद्धि होती तो सब लोग अपने घरों में पूजा पाठ कराएं, तो कैसी वृद्धि हो सकती है क्या? हर सिद्धि चीजों कर्मों से होगी। काम करो, बच्चों को शिक्षित करो, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जिसका समाज पढ़ा लिखा नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं जाता। बेटा बेटा क्या होगी, समाज आगे कभी जाएगा कि इसका समाज शिक्षित होगा। तो शिक्षित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा, जिस समाज में जो शिक्षित हुए हैं वे समाज बहुत आगे जा चुके हैं, इस देश में राज कर रहे हैं। ज्यादा पहले शिक्षा प्राप्त कर ली, आज वो कहाँ बैठा हुआ है? ब्राह्मण ठाकुर समाज बैठे, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली कहाँ बैठे हैं? और ये समाज शिक्षित ना होने के कारण से आज भी उसी जगह पड़े हुए हैं कि जिस जगह थे उससे भी नीचे जा चुके। तो बोलो, आप लोग तैयार हैं किसके लिए? तो बोलो जय मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब भी आपको सूचना कहीं भी मिले या फेसबुक पर सब देख ले ये चिंता करें, आप बैठो तो चाय पानी आप जो है एक प्रसाद लेके जाना, उठना कोई नहीं, जैसे बैठे हो बैठे थोड़ी देर के लिए सो दो, थोड़ी देर के हम कष्ट में बैठे हैं, ये सोच के बैठ जाओ।